एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्वीकृति या एक्सेप्टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने समझा था प्रपोजल क्या होता है, प्रस्ताव की ज़रूरी शर्तें क्या हैं। आज की वीडियो में हम उसी तरीके से बिल्कुल स्वीकृति और इसकी आवश्यक शर्तों को समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। अगर हम स्वीकृति की या एक्सेप्टेंस की परिभाषा की बात करें तो ये दिया गया है भारतीय संविदा अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में ही। जैसे हमने प्रपोजल के बारे में पढ़ा था कि सेक्शन 2A में प्रपोजल की डेफिनेशन है, इसी तरीके से इसके बाद आपको मिलेगी स्वीकृति यानी कि आपके एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। बट इस डेफिनेशन को समझने से पहले ये समझो कि स्वीकृति का मतलब होता क्या है। तो आम तौर पर किसी भी चीज़ को मंजूर करने को ही हम स्वीकृति कहते हैं। प्रस्ताव में हमने समझा था कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने या उसे ना करने की अपनी इच्छा सामने वाले के सामने इसलिए जाहिर करता है कि वो उस पर उसकी प्रतिक्रिया जान सके। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि ए जो है वो मान लो ए है और वो बी को 4 लाख रुपए में 4 लाख में अपनी कार बेचने का प्रपोजल करता है कि क्या तुम 4 लाख में मेरी कार खरीदोगे। अब ए ने जो बी से कहा कि क्या तुम 4 लाख में मेरी कार खरीदोगे, ये हो गया प्रपोजल। अब मान लो जो बी है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं 4 लाख रुपए में तुम्हारी कार जो है वो खरीद लूँगा। तो ये क्या हुआ, ए की तरफ से हुआ प्रपोजल और बी ने जो स्वीकृति की है ये हो गया उसका एक्सेप्टेंस। तो ये इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। और सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसकी बात करें तो किसी चीज़ को मंजूर करना ही स्वीकृति कहलाता है। जब किसी व्यक्ति से कोई प्रपोजल किया जाए और वो उस प्रपोजल पर जो उससे किया गया है उस पर अपनी मंजूरी दे देता है तो वो हो जाता है एक्सेप्टेंस। और सबसे ज़रूरी बात, जब कोई आपसे प्रपोजल करता है और आप उसकी बात को एक्सेप्ट या स्वीकार कर लेते हो तो वो स्वीकार होने के बाद प्रॉमिस बन जाता है यानी कि वचन बन जाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो जब वो व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है तो वो व्यक्ति जिसके सामने आपने प्रस्ताव रखा है उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है तो प्रस्ताव को स्वीकार हुआ कहा जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि अब ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद वचन बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो है अब प्रॉमिस बन गया। ठीक, तो यहाँ पर इतना कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके वैलिड असेंशियल्स यानी कि एक प्रस्ताव जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और स्वीकृति जो हम आज पढ़ रहे हैं। प्रस्ताव में भी हमने जो उसके आवश्यक शर्तें थी वो देखी थी, अब हम स्वीकृति की भी आवश्यक शर्तें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिग्रहण। इसको कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है प्रतिग्रहण। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इसका मतलब स्वीकृति ही होता है। तो क्या असेंशियल्स होते हैं एक एक्सेप्टेंस के। सबसे पहला है कि जो आपने जिससे प्रस्ताव किया है, जो भी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो केवल वही करे जिससे आप स्वीकृति लेना चाहते हो। अब इसको कैसे समझेंगे हम। अब मान लो ए जो है वो बी को 300 रुपये में अपनी घड़ी बेचने का प्रस्ताव करता है। ए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ बट मैं 300 रुपये में तुम्हें बेचूंगा। अब इस प्रस्ताव को केवल जिससे ए चाहता है कि वो मेरी घड़ी खरीदे वो बी ही स्वीकार करेगा जिससे उसने प्रपोजल किया है। कोई और व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कि बी की वाइफ या उसके बच्चे वगैरह उसको स्वीकार नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस कौन देगा, बी ही देगा, क्योंकि ए ने घड़ी खरीदने का प्रपोजल किससे किया है, बी से किया है। तो स्वीकृति जो है वो बी ही देगा। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रस्ताव की जो स्वीकृति है उसका जो प्रतिग्रहण है वो स्वीकार करता ही कर सकता है। मतलब जिसको वो प्रपोजल स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, वही करे। नेक्स्ट है जो स्वीकृति करने वाला है उसको स्वीकृति के समय प्रस्ताव का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मतलब पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सामने वाले ने आपसे क्या प्रस्ताव किया है आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप उसकी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, तभी तो आप उस चीज़ को स्वीकार करोगे कि सामने वाले ने क्या प्रपोजल किया है। तो प्रपोजल की तरह ही स्वीकृति की जो भी वैलिड एसेंशियल्स हैं उनको हमें पता होना चाहिए। और प्रस्ताव की तरह ही जिस तरीके से हमने प्रस्ताव में देखा था कि क्या क्या ज़रूरी शर्तें थी, वैसे ही स्वीकृति के लिए भी ये सारी शर्तें ज़रूरी होती हैं। तो पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपने किसी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर उस प्रपोजल में क्या था। अब इस संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट केस है टिम वर्सेस हाफमैन, 1873 का केस है। इस केस में होता क्या है कि जो वादी था, मतलब
जो कि प्लेंटिफ था, उसने प्रतिवादी कंपनी से निश्चित मूल्य पर, मतलब फिक्स रेट थे उन पर 5,000, कितनी 5,000 कुर्सियों को खरीदने का प्रस्ताव किया। अब जो डिफेंडेंट था, जो मतलब कंपनी थी, उसने भी प्रस्ताव, तो प्रपोजल तो उसे मिला नहीं उस कंपनी को कि सामने वाला मुझसे 5,000 कुर्सियाँ खरीदना चाहता है, बट बिना उसे जाने ही 5,000 कुर्सियाँ बेचने का प्रस्ताव अपनी तरफ से ही कर दिया कि मैं तुम्हें 5,000 कुर्सियाँ बेचना चाहता हूँ। तो दोनों तरफ से हो गया, एक तरफ से कहा कि मैं आपकी 5,000 कुर्सियाँ बेचना चाहता हूँ, बट कंपनी को पता ही नहीं था कि ये खुद खरीदना चाह रहा है, उसने भी अपनी तरफ से प्रपोजल कर दिया कि मैं 5,000 कुर्सी तुम्हें बेचना चाहता हूँ। अब दोनों में से किसी को भी उस प्रपोजल की सूचना ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उधर से भी प्रपोजल आ रहा है, इधर से भी प्रपोजल आ रहा है, तो इसलिए इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना गया, क्योंकि किसी को भी प्रपोजल का ज्ञान नहीं था। तो सबसे पहली दूसरी शर्त इम्पॉर्टेंट यही होती है कि जब आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करो तो आपको उस प्रपोजल की सूचना भी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए वो प्रपोजल, तभी तो आप उसको एक्सेप्टेंस दोगे। तीसरा है, जो स्वीकृति है उसकी बाह्य अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, किसी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हो, तो आप स्वीकृति ऐसी करो, आप जो भी चीज़ स्वीकार कर रहे हो किसी के प्रपोजल को, तो उसमें आपकी बाह्य अभिव्यक्ति, मतलब सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप मन ही मन में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और सामने वाले को पता ही ना लगे कि आपने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया हो। तो बाह्य अभिव्यक्ति उसकी होनी चाहिए। इसके संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, ये इसी से रिलेटेड है। इस मामले में होता क्या है कि जो प्लेंटिफ था, जो वादी था, उसने अपने भतीजे से घोड़ा खरीदने का एक प्रपोजल लेटर लिखा कि मैं जो हूँ तुमसे घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, और उसने एक लेटर लिख दिया जिसमें उसने लिखा कि अगर उसने उसके प्रपोजल का, उसने उसके प्रस्ताव का कोई जवाब ना दिया तो मैं समझ लूँगा कि घोड़ा मेरा हो गया है, जो भी तुमने फिक्स रेट लगाया हुआ है। अब उसे कोई जवाब ही नहीं मिला कि सामने वाला घोड़ा बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। अब क्या होता है कि भतीजे ने, जो डिफेंडेंट था, उसे नीलामी करता था, मतलब डिफेंडेंट कौन था इस केस में? एक नीलाम, जो घोड़ों को नीलाम करता था, वो नीलामी करता था, उसको निर्देश दे दिया भतीजे ने कि वो घोड़ा मत बेचना, ये जो है ये मेरे अंकल खरीदना चाहते हैं, मुझे उनका प्रपोजल मिल गया है, वो ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं, तुम इसको नीलाम मत करना। अब होता क्या है, वो जो नीलामी करता था, जो नीलाम करने वाला था, उसने घोड़े को भी गलती से बेच दिया, जो घोड़ा उसको नहीं बेचना था। अब जो प्लेंटिफ था उसने क्या किया, डिफेंडेंट पे केस फाइल कर दिया, मतलब नीलामी करता पे केस फाइल कर दिया जिसने घोड़ा बेच दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रपोजल था ना, ये भतीजे के लिए था, डिफेंडेंट के लिए नहीं था, नीलामी करता के लिए नहीं था, उसे थोड़ी ना पता था कि ये प्रपोजल आया है। तो इसीलिए वादी और प्रतिवादी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए वो नीलामी कर्ता पे केस फाइल नहीं कर सकता। तो बाह्य अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपने उसकी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपके एक्सेप्टेंस की, इनको हमें ध्यान रखना है। स्वीकृति या एक्सेप्टेंस के लिए नेक्स्ट आवश्यक शर्त है कि प्रतिग्रहण जो है, जो आपकी स्वीकृति है, वो अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ हमने देखो अपनी पिछली वीडियो में भी समझी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो प्रपोजल है वो भी अभिव्यक्त या आपका विवक्षित हो सकता है। यहाँ पर दो चीज़ें गौर करने वाली ये हैं कि अभिव्यक्त का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सामने वाले को शब्दों के माध्यम से या लिखकर करते हो तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस या अभिव्यक्त तरीका, और दूसरा तरीका है विवक्षित, यानी कि जब आप शब्दों से या लिखकर या बोलकर किसी से कोई बात नहीं कहते हो, बल्कि आपके कंडक्ट से, आपके आचरण से पता लगा लिया जाता है कि आपने ये काम किया है, तो उसको कहा जाएगा विवक्षित या इम्प्लाइड। तो जिस तरीके से प्रपोजल में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि प्रपोजल आपका बिल्कुल एक्सप्रेसली भी हो सकता है, अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है, इसी तरीके से स्वीकृति में भी वो अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों तरीके की हो सकती है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस को हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से आपको इसके फैक्ट बता देती हूँ। होता क्या है कि इस केस में एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी जिसने एक विज्ञापन निकाला था कि अगर कोई उस कंपनी की दवाई खाएगा और उससे बीमार हुआ
तो फिर कंपनी उसको कुछ कंपनसेशन देगी और उसको कितने दिए जाएंगे, 100 पाउंड दिए जाएंगे उस व्यक्ति को जो कंपनी की दवाई खाकर बीमार होगा। मतलब कंपनी ने ऐसा कहा था कि किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा उनकी दवाई खाकर। अब जो कार्लिल थी उसने क्या किया, उस दवाई को खाया बट उसे फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया और वो बीमार पड़ गई। उसने कंपनी पे केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्लिल ने जो स्वीकृति की थी, जो एक्सेप्टेंस किया था कंपनी के प्रपोजल का, वो जो स्वीकृति थी वो वैध थी, वो बिल्कुल वैलिड स्वीकृति थी। क्योंकि भले ही उसने शब्दों से या लिखकर स्वीकृति ना की हो बट उसके कंडक्ट से पता लग रहा था कि उसने जब कंपनी की दवाई खाई तो इस विश्वास पर खाई कि उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये उसके कंडक्ट से पता लग रहा था और ये विवक्षित स्वीकृति थी, तो इसको वैध स्वीकृति माना गया, वैलिड स्वीकृति माना गया। और कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि कंपनी को 100 पाउंड जो है वो कार्लिल को देने होंगे। तो यहाँ पर ये सबसे ज़रूरी शर्त इम्पॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी वैलिड असेंशियल है आपकी स्वीकृति का, वो है कि ये पूर्ण या सशर्त भी हो सकता है। ये सशर्त है, पूर्ण या सशर्त भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्वीकृति है वो आप बिल्कुल पूरी तरीके से भी स्वीकार कर सकते हो सामने वाले के प्रपोजल को, या उसमें कोई शर्त भी हो सकती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट केस समझेंगे, हस्सी वर्सेस हार्ड पाइनी, 1893 का केस है। इस केस में होता क्या है कि जो डिफेंडेंट था, जो प्रतिवादी था, उसने अपने मकान को, पुराना मकान था काफ़ी, उसको 5,000 रुपये में बेचने का प्रपोजल किया। अब जो प्लेंटिफ था, जो वादी था, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं आपका मकान लेने को तैयार हूँ। लेकिन उसने ये शर्त लगा दी कि पहले मेरा जो वकील है, जो मेरा एडवोकेट है, वो पहले मकान की जो भी संबंधित कागजात वगैरह हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, उनको चेक करेंगे। मैं पहले उनसे चेक कराऊंगा तब आपके जो मकान है उसको खरीदूंगा। अब डिफेंडेंट ने इसे स्वीकार ही नहीं किया। उसने कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि उसने क्या किया, संविदा को भंग कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी को ये अधिकार है कि वो भली भांति चेक कर ले। तो यहाँ पर जो मतलब एक तरीके से, सॉरी, प्रतिवादी नहीं, वादी को अधिकार था कि वो उसको चेक कर ले, क्योंकि वो उस मकान को खरीदना चाह रहा था जो प्रपोजल किया गया था उससे, लेकिन सामने वाले ने संविदा भंग कर दी। ये गलत किया, क्योंकि उस जो मकान खरीद रहा है उसको ये अधिकार है कि वो उसको अच्छी तरीके से पहले चेक कर ले। भले ही उसने एक्सेप्टेंस दे दिया हो, लेकिन उसको ये अधिकार तो था ना कि वो पहले अच्छे से कागजात चेक कर ले तभी उसका मकान खरीदे। तो ये इस संबंध में केस था। नेक्स्ट आती है शर्त, स्वीकृति की सूचना केवल प्रतिग्रहीता, यानी कि जिसने स्वीकृति को किया है, जिसने प्रपोजल को स्वीकार किया है, या उसके अभिकर्ता को ही दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इस संबंध में जो केस है वो है आपका पावेल वर्सेस ली। अब इसको समझने से पहले ये समझो कि इस केस के फैक्ट क्या थे। तो दरअसल इस मामले में जो वादी था उसने हेडमास्टर पोस्ट के लिए आवेदन किया था। मतलब जो प्लेंटिफ था उसने, वो हेडमास्टर बनना चाहता था और उसके लिए उसने आवेदन किया। अब जो कमेटी थी उसने उसको चुन लिया कि ठीक है, हम इसको इस पोस्ट के लिए चुन लेते हैं, जिसकी सूचना कमेटी के एक सदस्य ने उस व्यक्ति को दी जो हेडमास्टर ने जिसके लिए आवेदन किया था, कि वो उन्होंने जो है तुम्हें चुन लिया है, इसकी सूचना उसको दे दी गई। उसके बाद कमेटी ने क्या किया कि अपने उस निर्णय को निरस्त कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इसको हेडमास्टर पोस्ट के लिए नहीं चुनेंगे, भले ही हमने पहले चुन लिया बट अब हम इसको नहीं चुनेंगे। अब जो वादी था उसने ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब उसने कहा कि कमेटी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, संविदा को भंग किया है। पहले इन्होंने मुझे चुन लिया, फिर बाद में इन्होंने इस बात को मना कर दिया कि अब वो मुझे नहीं चुन रहे हैं हेडमास्टर पोस्ट के लिए। उसने केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जो संविदा भंग है, ये संविदा भंग नहीं होगा, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्वीकृति की सूचना थी वो अभिकर्ता ने नहीं दी थी, मतलब कमेटी के किसी व्यक्ति ने दी थी। उसको जो स्वीकृति की सूचना मिली थी हेडमास्टर को, जो हेडमास्टर बनना चाहता था, उसको उसके किसी, ना तो एजेंट ने उसको सूचना दी थी और ना ही सामने वाले से उस व्यक्ति को सीधे सीधे पता लगा था, बल्कि किसी और तीसरे व्यक्ति ने ही उसको ये सूचना दी थी। तो इसलिए इसको आप ना तो प्रपोजल तो कह सकते हो बट इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। और जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो ये वचन कैसे बनेगा, ये तो प्रॉमिस बन ही नहीं सकता, इसलिए इसको हम कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने समझा है जो इतनी भी आपकी स्वीकृति है उसकी जो भी आवश्यक शर्तें हैं वो हमने समझा है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। केस लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमने केस लॉज भी डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।